तो नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास स्ट्रिंग वेव्स। अब ये क्लास 11th का चैप्टर है जो बच्चे बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये बहुत आसान है। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले आपका स्ट्रिंग वेव्स होगा, उसके बाद आपका साउंड वेव्स होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग वेव्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, जैसे स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है ना, वेव्स की डेफिनेशंस क्या होती है, टी बाई एक्स वी क्या होता है, वेव वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, एस एच एम से इसका क्या रिलेशन है। तो सारे के सारे कंसेप्ट्स मैंने इसमें डिस्कस करे हैं फॉर्मुलेस के साथ, और न्यूमेरिकल्स भी अच्छे तरह से कराएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा स्ट्रिंग्स वेव से। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेव्स होता क्या है। स्ट्रिंग वेव से पहले वेव्स के बारे में जानना जरूरी है। तो वेव्स क्या है, तो ये वेव्स क्या है, वेव्स वेव्स को आप लिख सकते हो मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ या एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। क्या बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है? वेव्स मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मतलब मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं जिनमें एनर्जी है वो एक्चुअली में अपनी जगह से ट्रांसफर नहीं हुए, बट फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। किसकी मदद से? वेव्स की मदद से। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे सन है, जो सन क्या करता है, अपने अंदर से वेव्स इमिट करता है। ठीक है, अब वो वेव्स इमिट कर रहा है तो वो अपने तक पहुंचती है। हम अगर धूप में खड़े रहते हैं तो हमको क्या हीट महसूस होती है ना, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, उस वेव से हमें एनर्जी मिल रही है। क्या बात समझ में आई? तो ये वेव्स की क्या है, डेफिनेशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के मैंने आपको यही कहा कि जो वेव्स है वो क्या है, एक तरह का एनर्जी का प्रोपोगेशन है, एनर्जी प्रोपोगेशन। ठीक है, और इसके अंदर जब हम बात करेंगे ना वेव वेलोसिटी की, किसकी बात करेंगे, वेव वेलोसिटी। यहाँ पर दो तरह की वेलोसिटी होती है। जब हम स्ट्रिंग वेव्स पढ़ रहे हैं तब वहाँ पर पार्टिकल्स भी होते हैं और वेव तो है ना। तो जब पार्टिकल्स भी चलते हैं तो पार्टिकल की भी वेलोसिटी होगी, और अगर वेव भी चल रही है तो वेव की भी वेलोसिटी होगी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो वेव वेलोसिटी है ना, वेव वेलोसिटी, इसको आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ एनर्जी। क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी। अगर हम बोल रहे हैं कि कितनी स्पीड से वेव चल रही है तो हम ये कह सकते हैं कितनी स्पीड से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एक ही बात है भाई, हो क्या रहा है इसमें, पार्टिकल का ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो आप बोलो कि वेव्स कितनी स्पीड से चल रही है या एनर्जी कितनी स्पीड से ट्रांसफर हो रही है, वो एक ही बात है। क्या बात समझ में आती है? तो ये वेव्स की ब्रॉड डेफिनेशन हो। यार जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में थ्योरी कम होती है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। बट पता की थ्योरी वगैरह हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, बट जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे डाउट वहाँ पर हमको आने लगते हैं, और उसमें कोई भी नहीं होता है जो हमारी मदद कर सके, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर बता सके, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सके। आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने अपने ऐप में लॉन्च किया है नया फीचर आस्क डाउट्स। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आस्क डाउट्स योर डाउट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास उस क्वेश्चन की इमेज होनी चाहिए, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो मेरे पास पहले से है तो उसको मैं चूज़ फ्रॉम गैलरी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं गैलरी में से उस इमेज को लेके आऊँगा, ये यहाँ पर इसको अपडेट कर दो, अपलोड कर दो। तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दो इस तरीके से क्रॉप करके, राइट। तो ये यहाँ पर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट का है। लाइक ये क्वेश्चन फिजिक्स का है तो मैं फिजिक्स पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ समय आपको वेट करना होगा, उसके बाद ये जस्ट आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भेज देगा। तो हम थोड़ा सा और देखते हैं कितनी देर में ये इसका वीडियो सॉल्यूशन सेंड करता है। आई एम लुकिंग, ओके वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है। आपको व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करना है तो आपका उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन यानी कि वीडियो प्ले हो चुका है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट जो यूजर्स नए हैं अनअकैडमी पर, उनसे यहाँ पर एक कोड पूछा जाएगा। उस कोड के बिना आप डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। तो जब भी आपसे कोड पूछा जाए तो आप डाल देना वहाँ पर सिंह साहब। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। हो गई। अब डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ मीडियम, मतलब डिपेंडिंग अपॉन नीड ऑफ मीडियम, मतलब वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं। इसके बेसिस पर हम वेव को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मीडियम के ये ट्रैवल नहीं कर सकती। जैसे हम पढ़ते हैं इसके अंदर
स्ट्रिंग वेव्स या फिर साउंड वेव्स। ठीक है, स्ट्रिंग वेव्स या साउंड वेव्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग वेव्स, नेक्स्ट चैप्टर में साउंड वेव्स पढ़ेंगे। और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनको ज़रूरत नहीं है किसी मीडियम की, जैसे हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। अब मीडियम की ज़रूरत नहीं, मतलब वैक्यूम में भी ये ट्रैवल कर सकती है जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? अब जो सन है, सन और अर्थ के बीच में एक्चुअली में क्या है, वैक्यूम है, बट फिर भी सन से जो लाइट निकलती है वो अपने तक पहुंच जाती है ना, तो वैक्यूम से ट्रैवल करते हुए भी वो सन अर्थ के अंदर आ गई, है ना। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम सब जानते हैं जो सन रेस इमिट करता है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, यूवी लाइट। ठीक, तो इसको कोई, तो नॉन मैकेनिकल वेव हो गई ना ये सन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको कोई मटेरियल की या कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है अपने प्रोपोगेशन के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? वैक्यूम से भी ये ट्रैवल कर सकती है। बात समझ में आई? अच्छा, अब डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन की जब भी मैं बात करूंगा किसकी बात कर रहा हूं, वेव्स की। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब वेव प्रोपोगेशन। बात समझ में आ रही? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं फिर, एक 1D, एक 2D, एक 3D। अगर आपकी जो एनर्जी है, जैसे वेव जाती है ना, तो वेव कैसे जाती है, वेव ऐसे जा रही है ना, ये एक तरह की वेव है ना। ये कौन सी वेव बनाई मैंने, मैं अगर बोलता हूँ उसको आपकी जो वेव है वो ऐसे जाती है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन किसका हो रहा है, वेव का। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसा नहीं समझना है कि सर ये तो 2D प्लेन में बना हुआ है, देखो ये ऐसे, ये एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये पार्टिकल के मोशन से, किसके मोशन है, पार्टिकल के। बात समझ में आ रही है? पर हमको किसका निकालना है, वेव का मोशन निकालना है, वेव प्रोपोगेशन। वेव कैसे चल रही है, वो ऐसे चल रही है। क्या एनर्जी ऐसे ऐसे थोड़ी जाएगी, ये तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से जो वेव वेलोसिटी आपकी वो आगे की डायरेक्शन में, हम ऐसा लिखेंगे भी सही, क्योंकि वेव की वेलोसिटी v होती है आगे की डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो ये वन डायमेंशन मोशन है, किसका, वेव का। तो ये आपकी स्ट्रिंग वेव्स की अपन बोल सकते हैं। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन। क्या बात समझ में आ रही है? 2D की भी और एग्जांपल्स होते हैं पर आपके सिलेबस में वो नहीं है। 3D में हम बोल सकते हैं आपके जैसे साउंड वेव हो गए, है ना, जो साउंड वेव होती है वो 3D वेव होती है। और जो आपकी जैसे लाइट वेव है, मतलब EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, वो भी क्या होती है, आपकी 3D वेव्स होती है। तो आज हमको पढ़ना है स्ट्रिंग वेव्स, मतलब वन डायमेंशन के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये वन डायमेंशन मोशन है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वर्सेस मैं निकालना चाहूं वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो इसके लिए भी दो डिविजन्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है, पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है और वेव की वेलोसिटी ऐसे है, ये वेव की वेलोसिटी है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। क्या बात समझ में आ रही है? पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, जैसे स्ट्रिंग के केस में होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग्स के केस में यही वाला केस होता है, ठीक है। और सेकंड केस हो सकता है आपका, सेकंड केस क्या हो सकता है, फर्स्ट केस तो ये हो गया, सेकंड केस हो सकता है आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव भी ऐसी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी ऐसा ही है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बात समझ में, क्लियर डेफिनेशन है। जैसे आपकी हो गई साउंड, साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे कंप्रेशन की, रेयरफैक्शन की, है ना, ऐसे ऐसे रेयरफैक्शन, दूर जाना, कंप्रेशन मतलब कंप्रेस होना, ठीक है। तो वो इस केस में होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपको ट्रांसवर्स वेव्स की बात करूं, ट्रांसवर्स वेव की अपन ने बात कर ली, ठीक है, कैसी होती है, स्ट्रिंग वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स तो होती है, एग्जाम्पल है उसका। अच्छा,
अब देखो वेव्स कैसे जा रही है। ये वेव आगे की तरफ चलती हुई दिख रही है हमको। सबसे पहले ऐसे देखो, ये वेव्स कहाँ चलती हुई दिख रही है आपको, आगे की तरफ। तो मैं बोल सकता हूँ ये आगे की तरफ जा रही है। वेलोसिटी v से ही क्या है, वेव की वेलोसिटी मैंने लिखी है। बट अगर आप एक पार्टिकल को कंसिडर करो, किसको कंसिडर करो, एक पार्टिकल को, तो मैं ये वाला पार्टिकल ले लेता हूँ, ये वाला। ये देखो, ये जो पार्टिकल है ये कहाँ पे जा रहा है, बस ऊपर ऊपर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन है, मतलब 90 डिग्री। वेव जा रही है आपकी ऐसी, पार्टिकल जा रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कोई भी पार्टिकल ले लो आप, ये वाला पार्टिकल ले लो, ये वाला पार्टिकल ले लो, ये वाला पार्टिकल ले लो, वो कैसे जा रहा है, हमेशा परपेंडिकुलर जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, जो स्ट्रिंग्स हैं, इसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो अपने को पता है वेलोसिटी ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली में वाई डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, एक्स में मूव नहीं कर रहे हैं, ये हमको दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये वाई डायरेक्शन में क्या परफॉर्म करते हैं, एसएचएम। क्या परफॉर्म करते हैं, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बात समझ में आ रही है, क्या परफॉर्म करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्चुअली में देखा जाए तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, बस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ऐसे तो लिखते थे अपन एसएचएम, ऊपर गया, फिर वापस मीन पोजीशन पर आया, फिर वापस नीचे गया, फिर वापस मीन पोजीशन पर आ गया। क्या बात समझ में आई, तो ऐसे ही एक एसएचएम करते हैं। तो जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वेव्स के, वो एक ही जगह पर है, एक ही वाई पर वो ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स में जा नहीं रहे हैं, फिर भी वेव कहाँ जा रही है, फिर भी वेव कहाँ जा रही है, आपको आगे जाती हुई दिख रही है। क्या बात समझ में आ रही है, तो ऐसे हम इनको केस को डिस्कस कर सकते हैं। और क्लियरिटी से आप देखना चाहो तो ये देखो, ये और अच्छे से बता रखा है मैंने। ये वेव्स आगे की तरफ जा रही है, वेव कहाँ जा रही है, आगे की तरफ। और आपका जो पार्टिकल है, मान लो यहाँ पर जो पार्टिकल है बस ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ये किसके अबाउट, इस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड कर रहा होगा, है ना, यहाँ पर बीच में। क्या बात समझ में आती है। अच्छा, अब देखो, तो देखो अपने पास वेव्स की जो अपनी डायरेक्शन भी देख ली, डेफिनेशन भी देख ली, है ना, ये अपनी डायरेक्शन देखी अपन ने। अच्छा, अब देखो ये ऐसा कुछ शेप बन रहा था वेव्स का, है ना, पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहे थे। तो देखो ये रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट होता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से लेकर, दूसरे कलर से बनाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वापस मोशन रिपीट हो गया। ये मतलब ये जो यूनिट है, ये पूरी यूनिट रिपीट हो रही है बार बार। तो इस एक यूनिट की जो लंबाई है ना, इसे हम बोलते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं, लैम्डा, मतलब वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव की एक यूनिट की लेंथ। ठीक है, एक यूनिट है वेव का, ये ऐसे बहुत सारे यूनिट रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो एक यूनिट की कितनी लेंथ है, उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। अब बात समझ में आ रही है। अच्छा, मैं ही कहता हूँ कि जैसे अब पीरियोडिक मोशन हो रहा है ना, मतलब वापस पीरियोडिक मोशन नहीं, एक तरह से आगे जा रही है वेव तो, बट अपन बोल सकते हैं कि रेगुलर टाइम पीरियड के अंदर, मान लो टाइम टी के अंदर ही यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है वेव, तो वापस इसी टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर ही यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि सेम मोशन है ना। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसको टाइम टी लगता है, तो बी पॉइंट से सी पॉइंट में जाने में उसको टाइम कितना लगेगा, वापस टी लगेगा। इस टाइम को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो अगर मैं कहूँ आपको कि इसकी वेलोसिटी, जो वेव वेलोसिटी है वो v है, तो आप लिख सकते हो कि वेव को कितना चलना है, लैम्डा चलना है, कितने टाइम में, t टाइम में। तो आप लिख सकते हो यही तो वेलोसिटी होती है। क्या बात समझ में आ रही है भाई, लैम्डा चलना कितना है, लैम्डा चलना है a से b, लैम्डा चलना है, टाइम कितना लग रहा है t, तो वो क्या होगी, इसकी वेव वेलोसिटी होगी, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अच्छा, आपको याद होना चाहिए 1/t कितना होता है, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्ज में नापते हैं हम लोग। क्या बात समझ में आई, तो 1/t को लिख दो यहाँ पर, क्या लिखोगे, आपका आ जाएगा f लैम्डा इज इक्वल्स टू v। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, जहाँ पर ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, और ये क्या है, लैम्डा ऑफ वेव। क्या बात समझ में आ रही है। ये जो टर्म है ना वेलोसिटी, ये सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। अगर आपको कोई पूछे कि जो वेलोसिटी है वेव की वो कहाँ पर डिपेंड कर रही है, किस पे, जैसे हम लिखते थे भी रे ऑप्टिक्स में, आपको पता भी होगा, जैसे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखते थे उसको C/V1 ऐसे लिखते थे ना, N1 को ऐसे लिखते थे। तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये मटेरियल जो मीडियम है ना उसकी प्रॉपर्टी है ये। तो किस पे डिपेंड कर रहा है आपकी वेलोसिटी, क्योंकि आप लाइट क्या एक तरह से वेव ही तो है।
तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसके मटेरियल जो मीडियम जिसमें वो ट्रांसफर हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, और अगर हम बोलते हैं ना जैसे वैक्यूम के अंदर एन क्या होता है? 1 होता है, यही होता है। अगर एन इक्वल्स टू 1 है वैक्यूम के अंदर तो आपकी V1 क्या हो जाएगी? सी के बराबर हो जाएगी, मतलब 3 इंटू 10⁸ और यही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपकी स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम के केस में। बात समझ में आ रही है? तो ये जो v है ना आपकी वेव वेलोसिटी उस मीडियम पे डिपेंड करती है, बल्कि जो आपका f है फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा है ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं सोर्स पर। किस पे डिपेंड करते हैं? सोर्स पर। जैसे आपको पता है ना किसी मीडियम के अंदर अगर मैंने जैसे रेड लाइट भेजी तो रेड लाइट, मुझे पता है मैं रेड लाइट भेज रहा हूँ तो रेड लाइट ही तो जाएगी। बात समझ में आ रही है? पर वो रेड लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड्स हो सकती है एक ही वेवलेंथ ऑफ लाइट की। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर पार्टिकल ही तो एक्सलेट कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है? ऊपर नीचे कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ कभी ये पार्टिकल जीरो पे रहता है, कभी पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है, कभी पार्टिकल यहाँ आ जाता है ना, अलग अलग पार्टिकल्स है। अब देखो, कोई भी ट्रैवलिंग वेव होती है ना, जो वेव चल रही है, मतलब वेव चलती है ना ऐसे, तो उसको ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। कोई भी ट्रैवलिंग वेव को आप ऐसे लिख सकते हो, वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स वी। प्लस माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? किसी भी वेव को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वाई क्या बता रहा है? ये पार्टिकल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? पार्टिकल के बारे में, क्योंकि पार्टिकल ही तो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। तो वो पार्टिकल के बारे में बता रहा है। जैसे अगर आपकी वेव्स ऐसी है, ये आपकी वेव है, तो यहाँ पार्टिकल क्या कर रहा है? ये वाला जो पार्टिकल है इधर, ये इधर इधर तो जा नहीं रहा है, ये तो ऊपर नीचे जा रहा है बस। तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बस ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ज़ीरो मान लूँ, किसको? इसको ज़ीरो मानता हूँ मैं, तो किसी x डिस्टेंस में मान लो x नॉट पर, और किस टाइम मतलब t नॉट पर, x नॉट पे जो पार्टिकल रखा है उस पे t नॉट टाइम पे वो कहाँ पर होगा, वो निकालता है आपका y। बात समझ में आ रही है? y का मतलब क्या है? किसी भी पार्टिकल, जो कोई भी पार्टिकल है वेव के अंदर, पार्टिकल कैसे करता है? एसएचएम करता है ना। तो वो एक टाइम पे एक पार्टिकल, मतलब एक एक्स डिस्टेंस पर एक टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, वो क्या बताता है? आपका y। तो ऐसे बता सकता है, मान लो टी एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर पर और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, वो आपको बता देगा y आपका मतलब पार्टिकल यहाँ होगा। फिर वो बोलेगा 4 सेकेंड हो जाएंगे तो आपका पार्टिकल वापस नीचे आ जाएगा। तो मैं एक ही अगर x की बात कर रहा हूँ मतलब एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, और टाइम अलग अलग है, मतलब टाइम यहाँ पर हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो ये जो y है ना, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये किसके बारे में है? पार्टिकल के बारे में है, क्योंकि पार्टिकल ही तो कर रहा है बस y के डायरेक्शन में मूव। क्या चीज़ समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? y इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 2x-3t का होल स्क्वायर प्लस 1। आपको ही पूछा जा रहा है क्या ये वेव है? तो ये बिल्कुल वेव है, अपने सिलेबस में नहीं है ना, मतलब सिलेबस में मतलब ये वाली वेव अपने को स्टडी नहीं करनी, बट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि यार ये वेव है या नहीं, ठीक है। तो किससे प्रूफ होगा? वो इसी चीज़ से प्रूफ होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या है कि नहीं है ये वेव? ऑब्वियसली है। किसको आप लिख ही सकते हो ना ऐसे, y इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू, यहाँ लिख दोगे x माइनस कितना लिख दोगे, ऐसे लिखो -3t, ऐसे लिखा मैंने, प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1। मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको बस, है ना। तो ये आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 3। ये आ जाएगा आपके पास 3t माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2/3 इंटू टी। मैं 3 को बाहर निकाल लेता हूँ। किसको बाहर निकाल लेता हूँ? 3 को बाहर निकाल लेता हूँ। 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और एक 3 तो ऑलरेडी बाहर था। ये अंदर बच जाएगा टी माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? 2/3 का स्क्वायर, 9 9 3 27 27, अंदर क्या बच गया? टी माइनस x/3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो ये वही फॉर्म है, कौन सी वाली? t माइनस x/v। क्या बात समझ में आ रही है? कैसी फॉर्म आ गई है? t माइनस x/v, ठीक है। तो यहाँ पर v क्या है? ये है वेव की वेलोसिटी। तो कितनी है वेव की वेलोसिटी? वेव की वेलोसिटी कितनी है?
3/2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? तो किसी भी इक्वेशन की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आपको क्या फाइंड करना है, बस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्स का जो भी नीचे लिखा होगा वो क्या है, उसकी वेव की वेलोसिटी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। क्या चीज़ समझ में आई? तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब देखो जो हमारे सिलेबस में वेव्स है ना, जो हमारे सिलेबस में वेव्स है, जैसे स्ट्रिंग वेव्स अपन पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं? स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है। तो उसका भी ऐसे ही होगा, वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू कितना, फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, ऐसा ही कुछ फॉर्म होगा। बट इसका और एक अच्छा फॉर्म बनाया गया स्ट्रिंग वेव्स के लिए, और क्या लिखा गया, वो लिखा गया y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। एक फॉर्म ये वाला लिखा गया, एक फॉर्म ये लिखा गया y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। एक लिखा गया y इज इक्वल्स टू ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। और एक लिखा गया y इज इक्वल्स टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? अपने लिए सिर्फ यही 4 इक्वेशंस काम की है, ठीक है। कोई भी वेव इक्वेशन आएगी ना आपके पास, वो इस फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं, बस मैंने आपके जो साइन है आगे के, मतलब ओमेगा के आगे का साइन, एक्स के आगे का साइन, वो कर दिया चेंज। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, या प्लस प्लस हो गया, या माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो साइंस है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पहले समझते हैं अपन साइंस का इंपॉर्टेंस है क्या। अब देखो वेव्स जो है ना वो ट्रैवल करती है, तो मैं मानता हूँ वेव ऐसे ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। वेव ऐसे भी जा सकती है, यूं पीछे की डायरेक्शन में जा सकती है, ऑब्वियस सी बात है भाई, आगे जा सकती है तो पीछे भी जा सकती है। तो मुझे कैसे पता चलेगा किसी वेव की इक्वेशन को देख के कि वो आगे जा रही है या पीछे जा रही है? वो हम पता लगाते हैं इन साइंस से। किससे? इन साइंस से। अगर आपके पास ओमेगा के आगे, मतलब आप मान लोगे टी का और एक्स का जो साइन है आगे के, वो अगर दोनों सेम साइन के हैं, किस साइन के हैं? सेम साइन के, तो वो आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब पीछे की डायरेक्शन में। और अगर टी और एक्स के जो कफिशिएंट है वो अपोजिट साइंस के हैं, किसके साइन के? अपोजिट साइन के हैं, तो वो कहाँ पे ट्रैवल कर रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस ये प्लस, मतलब अपोजिट, तो ये कहाँ जा रही होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, मतलब इस डायरेक्शन में। ये दोनों प्लस प्लस हैं, मतलब सेम है, तो ये कहाँ जा रही होगी? ये नेगेटिव में जा रही होगी। ये दोनों फिर से अपोजिट हो गए, माइनस और ये प्लस, तो ये कहाँ जा रही होगी? ये पॉजिटिव में जा रही होगी। और ये कहाँ जा रही होगी? नेगेटिव नेगेटिव वापस सेम हो गए, तो ये कहाँ जा रही होगी? नेगेटिव में जा रही होगी। तो कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए तो आपको सिंपली क्या करना है? बस टी और एक्स के जो कफिशिएंट है उनके साइंस को कंपेयर करना है, और आपको पता चल जाएगा कि आई कैप में जा रही है या माइनस आई कैप में जा रही है। क्या बात समझ में आई? तो ये आपकी इक्वेशंस हो गई, किसकी? वेव्स की। तो 4 इक्वेशंस मैंने आपको बताई, वैसे ही आपको लिखी हुई आएगी। अब वापस लिखते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं कोई भी, ताकि हमको पता चले हम इससे क्या बोलना चाहते हैं। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ठीक है। किसी भी आप किसी से प्रूव कर सकते हो। मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ कोई भी, मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोलने में भी अच्छा लगता है ना। तो देखो ये जो वाई है ये क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई। वैसे अलॉन्ग वाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वाई में ही आपका क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, है ना। ए जो है आपका वो क्या है? एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड? पार्टिकल का एम्पलीट्यूड। पार्टिकल्स एम्पलीट्यूड। भाई आपका जो पार्टिकल है वो कैसे जाता है? पार्टिकल ऐसे जाता है ना, यूं ऐसे ट्रैवल कर रहा है वो ऐसे। तो पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है यहाँ पर, तो इसका एम्पलीट्यूड होगा। नीचे जा रहा है तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, है ना। एसएचएम करता है ना ये। एसएचएम के अंदर अपन क्या लिखते हैं? एम्पलीट्यूड लिखते हैं। तो वही एम्पलीट्यूड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। साइन फंक्शन है, साइन ऑब्वियसली है। ये जो वेव्स मैंने ऐसे बनाई ये क्या है? साइन की वेव्स की तरह दिख रही है ना ये, तो उसलिए साइन लिखा है। ओमेगा क्या होता है यहाँ पर? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हमने वहाँ पर भी डिस्कस करा था एसएचएम के अंदर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2π/t। क्या बात समझ में आ रही है? 2π/t ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जो के है आपका यहाँ पर वो क्या होता है? वेव नंबर। क्या होता है? वेव नंबर, ठीक है। अब इसको मैं और डिस्कस करूँगा अच्छे से। वेव नंबर आप याद रखो अभी, ठीक है।
थीटा क्या है? इनिशियल फेस या फेस कांस्टेंट बोल दो। क्या बात समझ में आ रही? तो वैसा ही है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, वेव नंबर क्या लिखा मैंने यहाँ पर? जो के होता है आपका वो क्या होता है? वेव नंबर, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं 2π/λ। क्या लिखते हैं? 2π/λ। ये होता है आपका वेव नंबर। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपका वेव नंबर है ना, इससे हम क्या निकालते हैं? फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। अभी फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी डेफिनेशन इससे बनेगी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बात कर ली थी किसकी? वेलोसिटी की। अगर आपको ऐसी कुछ इक्वेशन गिवन है तो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो मुझे यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वेव निकल जाएगी। वेलोसिटी ऑफ वेव मेरे पास यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशंस हैं तो भी तो मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ वेव तो चाहिए। तो कैसे निकलेगी? इसको भी वैसे ही कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है? अगर मैं आपको कहूँ कि इक्वेशन ऐसी है आपकी, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, तो इसको कन्वर्ट कर लो। a साइन, बाहर क्या निकालोगे? ओमेगा बाहर निकाल लोगे, या जगह टी माइनस के बाय ओमेगा इंटू एक्स प्लस थीटा बाय ओमेगा, ये आ गया। अच्छा, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय ओमेगा बाय के प्लस थीटा बाय ओमेगा, ये देखो ये t माइनस एक्स वी वाली फॉर्म बन गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आपका v क्या है? ये वाली टर्म है, तो ओमेगा बाय के। तो एक आपके पास इक्वेशन आ गई। क्या बात समझ में आई? कौन सी इक्वेशन आ गई? ये क्या है? ये वेव की वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? वेव्स की। भाई देखो, यहाँ पर दो वेलोसिटीज होती है। एक होती है पार्टिकल की वेलोसिटी, है ना, एक होती है पार्टिकल की वेलोसिटी की। ये पार्टिकल ऊपर कितने से जा रहा है? जैसे ये पार्टिकल है ऊपर कितने से जा रहा है? ये होती है वी पी, और ये होता है वी ऑफ वेव। बात समझ में आ रही? एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसकी अलग वेलोसिटी है, एक वेव ट्रैवल कर रही है इसी डायरेक्शन में, उसकी अलग वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? वेव की वेलोसिटी। आपको एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है। क्या? आपको वेव की वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है, तो आप क्या बोलते हो? कफिशिएंट ऑफ टी, जो भी आपके पास इक्वेशन है ना, अब कफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कफिशिएंट ऑफ आपका एक्स। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या होगी? आपकी वेव की वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ रही? देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन? कफिशिएंट ऑफ टी। कफिशिएंट टी क्या है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ से सीधा निकालूँ कफिशिएंट टी कितना है? डब्ल्यू है, तो देखो डब्ल्यू लिखा है यहाँ पर। कफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कफिशिएंट ऑफ एक्स। कफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? के है, तो नीचे के लिखा है। बात समझ में आ रही? तो ये वेव की वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला आपके पास आया। मतलब एक फॉर्मूला तो जनरल है ही, कौन सा वाला? एफ लैम्डा वाला, है ना, वो तो किसी भी वेव के लिए। इस वेव के लिए जो अपन पढ़ रहे हैं उसके लिए ये फॉर्मूला कॉमन है। वो तो जनरल फॉर्मूला था एफ लैम्डा, वो तो हर जगह वैलिड है। पर ये वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ऐसे वाली इक्वेशंस के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये अपनी क्या हो गई? वेव की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि डायरेक्शन और एक्शन निकाल के दिखाओ थोड़ा सा। मैं आपको कहता हूँ y इक्वल्स टू, आपको गिवन है 6 साइन, आपको गिवन है 3t माइनस या प्लस लिख दो, प्लस 2x प्लस π/3। तो बताओ किस डायरेक्शन में जा रही है? तो आप बोलोगे सर कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब नेगेटिव में जा रही है। तो मतलब ये कैसे जा रही होगी? ऐसे जा रही होगी, यूं। क्या बात समझ में आ रही है? और कितनी स्पीड से जा रही है? वेलोसिटी आप लिख दोगे क्या? कफिशिएंट ऑफ टी, कफिशिएंट ऑफ टी कितना है? 3 अपॉन कफिशिएंट ऑफ एक्स वो 2, 3/2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर इसकी नेगेटिव होता तो क्या लिखते आप? पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या बात समझ आई? नेगेटिव नेगेटिव तो वापस सेम डायरेक्शन में हो गए, तो मतलब नेगेटिव में चले गए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस की x प्लस थीटा की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे वेव जा रही है ना, ये ऐसे वेव जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं? जैसे मान लेता हूँ एक पार्टिकल में ये वाला लेता हूँ, कौन सा वाला? एक ये वाला पार्टिकल लेता हूँ, ठीक है, और एक ये वाला पार्टिकल लेता हूँ। दो पार्टिकल्स लिए जिसके बीच में आपका वो क्या है? ये लैम्डा है। बात समझ में आ रही है?
मैंने दो पार्टिकल्स लिए, एक ये वाला पार्टिकल लिया और एक ये वाला पार्टिकल। मान लो ये P1 है और ये P2 है। ये कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा और ये ऐसे ऐसे करेगा। दोनों ऐसे हम कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में कुछ निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं P1 के लिए लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ y1 क्या आएगा आपके पास, a साइन, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। ओमेगा सेम है क्या, क्योंकि वेव तो एक ही है ना, तो उसका ओमेगा सेम है। ओमेगा क्या है, 2 पाई अपॉन टी होता है, या आप लिखो 2 पाई एफ। भाई 1/t क्या होता है, एफ होता है ना, तो 2 पाई एफ आ गया। एफ किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। और अगर आपकी वेव एक ही है तो सोर्स भी एक ही है, इसका मतलब है दोनों पार्टिकल का क्या है, ओमेगा सेम है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। एक्स वन क्यों लिखा है इस बार मैंने, क्योंकि अगर मैं कोई पोजीशन 0 मान रहा हूँ तो ये x1 डिस्टेंस पर है और ये किस पे मान लेता हूँ, ये x2 पर है, तो माइनस के एक्स वन प्लस थीटा, क्योंकि इनिशियल फेज तो दोनों वेव्स का सेम ही है। भाई वेव्स की जो कॉमन जनरल इक्वेशन है वो तो ये वाली है ना, इसके लिए मैंने ये वेव की इक्वेशन लिखी है। तो उसके लिए मैं पार्टिकल की इक्वेशन लिख रहा हूँ। y1 लिख दिया मैंने, y2 लिख दिया मैंने, a साइन ओमेगा टी वो तो कांस्टेंट ही है माइनस के एक्स टू है ना, क्योंकि x2 डिस्टेंस पर है, प्लस थीटा। क्या बात समझ में आ रही है। मान लो मैं t1 टाइम पर निकाल रहा हूँ, ये किस पे निकाल रहा हूँ, t1 टाइम पर, तो t1 लिख दो, इधर इधर भी t1 लिख दो, क्योंकि दोनों जगह एक ही टाइम पर निकाल रहा हूँ, तो इसमें भी t1 लिखूंगा, इसमें भी t1 लिखूंगा। x1 और x2 अलग अलग क्यों लिखे, बात समझ में आई। x1 x2 इसलिए अलग लिखे क्योंकि इस पार्टिकल का x अलग है, इस पार्टिकल का x अलग है। यही तो हमें बताती है वेव की इक्वेशन, समझ में आ रहा है। तो अगर आप इसके अंदर में फेज डिफरेंस निकालो, ये क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था एसएचएम के अंदर, ये क्या होता है, फेज होता है। अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस थीटा माइनस ओमेगा टी वन, या टी वन है इधर भी, प्लस के एक्स वन माइनस थीटा। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आपके पास क्या वैल्यू आएगी, के एक्स वन माइनस के एक्स टू। आप अपोजिट भी कर सकते थे, तो वहाँ पर के एक्स टू माइनस के एक्स वन आ जाएगा। उससे कोई नेगेटिव साइन से कोई लेना देना अपने को नहीं है यहाँ पर। मुझे सिर्फ क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस की, इसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड इसका कितना है। क्या बात समझ में आई। अच्छा, कितना मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच में, देखो ये कितना है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा है। कितना डिस्टेंस है, लैम्डा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, कि अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ डेल्टा फाई जो आएगा अपने पास वो कितना आया, के एक्स वन माइनस के एक्स टू आया। के तो कॉमन है, के एक्स वन माइनस एक्स टू आया। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से के इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू कितना है, डेल्टा एक्स लिख देते हैं अपन। अच्छा, यहाँ से 2 पाई बाई लैम्डा है ये, के 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। बात समझ में आई। तो यहाँ से आपके पास जो फेज डिफरेंस आया, फेज डिफरेंस आया वो कितना आया, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अब मुझे फेज डिफरेंस निकालना है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में। ये तो निकालना था मुझे कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो मेरे पास डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स मतलब कितना पाथ डिफरेंस है, क्या है ये, पाथ डिफरेंस, यही तो है। पाथ डिफरेंस कितना है देख लो, लैम्डा है। कितना है ये, लैम्डा है, तो लैम्डा पुट कर दो यहाँ पर। इंटू जब लैम्डा करोगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा करोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 पाई आंसर आ जाएगा। कुल मिला के 360 डिग्री, मतलब 2 पाई लिखो या 0 डिग्री लिखो एक ही बात है। 0 डिग्री मतलब फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0 मतलब नो फेज डिफरेंस। तो नो फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, वो सेम फेज में है। किस में है, सेम फेज में है। क्या बात समझ में आ रही है। तो वेव्स के अंदर दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में चल रहे होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा होता है। क्या बात समझ में आ रही है, ये कैसे हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे का भी निकाल सकते हो। अगर मैं इस पार्टिकल के बीच में, एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है ना, ये भी ऐसे ऐसे कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में निकालना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ मैं, इन दोनों के बीच में निकालना चाहूँगा तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखूंगा, लैम्डा बाई टू लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा बाई टू है ना, ये क्या है, ये लैम्डा बाय टू। तो लैम्डा बाई टू पुट कर दोगे वहाँ पर, कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई टू। ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 2 कट गया, आपके पास आंसर आ गया पाई। मतलब 180 डिग्री, मतलब अपोजिट। कौन सा फेस है, अपोजिट फेस। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो उसी टाइम पर ये पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, जब भी तो एंगल दोनों के बीच में क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। बात समझ में आ रही है, जब भी एंगल क्या आएगा दोनों के बीच में 180 डिग्री आएगा।
क्या चीज़ समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर सबसे ऊपर होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और जो सबसे नीचे होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉ। तो कुल मिला के अपने पास डिस्कशन ये निकला, कंक्लूजन, कि मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन टू पार्टिकल्स doing SHM in same phase is लैम्डा। कितना है? लैम्डा है भाई, मिनिमम है ये, है ना। एक्चुअली में देखा जाए तो 2 लैम्डा भी तो होगा, मतलब आपकी जो वेव है वो ऐसे जा रही है यूं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल किस में है? सेम में है, मतलब ये नीचे जा रहा है तो ये भी कहाँ जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा। तो ये भी कहाँ जा रहा होगा? ये वाला, ये भी नीचे जा रहा होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे होंगे ना। तो ये लैम्डा डिस्टेंस हो गया मिनिमम। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 लैम्डा हो गया। ऐसे करके ये 3 लैम्डा हो जाएगा। तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये सब क्या है? ये सब सेम फेज के अंदर चल रहे होंगे, बट मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? वो लैम्डा होगा, जो सबसे मिनिमम है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन कर लो इस पर। क्या कहता है क्वेश्चन? आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू 5 साइन 8t प्लस 16x प्लस 5/3। आपको ये गिवन है, आपको निकालना है पहले डायरेक्शन कितना है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई? दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होगे ऐसे। क्या बात समझ में आई? कितनी वेलोसिटी? कफिशिएंट ऑफ t 8, कफिशिएंट ऑफ x अपॉन 16, 1/2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही होगी। बात समझ में आई? के कितना है? आपको लैम्डा निकालना है। लैम्डा, लैम्डा कैसे निकालोगे? के से। के कितनी है आपके पास? 16, के एक्स होता है ना 16। कितना होता है के? 2 पाई लैम्डा होता है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? पाई/8। क्या बात समझ में आई? अच्छा, आपको निकालना है वेलोसिटी मैक्स। ये वेलोसिटी मैक्स कहाँ, किसकी है? ये पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि वेव की वेलोसिटी तो एक ही है। वेव की वेलोसिटी क्या है? वो तो एक ही। आपको निकालना है पार्टिकल की वेलोसिटी। पार्टिकल की वेलोसिटी वी मैक्स कितनी लिखते थे? वो लिखते थे ए ओमेगा, ऐसे तो लिखते थे एसएचएम के अंदर। तो ए क्या है यहाँ पर? 5, और ओमेगा कितना है? ओमेगा है 840। बात समझ में आई? सिंपल एसएचएम जैसे अपन लिखते थे बिल्कुल वैसे यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, एक्सेलरेशन, तो कितना है? ओमेगा स्क्वायर ए। मैक्स पूछ रहा है आपको ये भी, ओमेगा स्क्वायर ए। तो कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर इंटू ए 5, 64 इंटू 5 मतलब 320। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक स्ट्रिंग है ना, कोई भी स्ट्रिंग है, टेंशन जिसके अंदर कुछ होगा, उसके अंदर स्पीड ऑफ वेव क्या है। क्या बात समझ में आ रही? मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसा कोई ये स्ट्रिंग है, ऐसे लटकी हुई और नीचे मास अटका हुआ है यहाँ पर ऐसे m/kg का, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक वेव जनरेट करी, इसमें कुछ टेंशन होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर ही क्या होती है? वेव्स होती है। तो ये वेव कुछ ऐसे ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ। तो इस स्पीड की, इसकी वेव की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेंशन बाय म्यू। ये टी क्या है? ये टी है आपका टेंशन, है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग। और जो म्यू है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। ये जो वी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये वी क्या है? वेव वेलोसिटी है। चलो ये तो आपको पता भी होगा, बट ये किसके रेस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। किसके रेस्पेक्ट में है? स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में है, या वायर के रेस्पेक्ट में, जिसमें भी आप निकाल रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस पर क्वेश्चन कर लो। जैसे मान लो आपके पास एक बस है यहाँ पर, ठीक है, एक बस है। अब ये रेस्ट पर खड़ी हुई है, ठीक है। अब ये रेस्ट पर खड़ी हुई, इसके अंदर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर टेंशन टी है, कितना? 10 न्यूटन में बोल देता हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ आपको 10 न्यूटन है। और इसका जो म्यू है आपके पास, मास पर यूनिट लेंथ, वो 0.1 kg पर मीटर है ना। मास पर यूनिट लेंथ kg/मीटर, ठीक है। आपको बोला जा रहा है बस जो है वो एट रेस्ट है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ वेव और टाइम रिक्वायर्ड, टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। यहाँ से स्टार्ट हुई है वेव, यहाँ पर बी तक पहुँचने में, क्योंकि वेलोसिटी है ना उसके पास, तो बी तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये अपने को निकालना है। तो हमको पता है कि वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ टी बाय
म्यू होती है तो कितनी आ जाएगी ये 10/0.1, मतलब ऊपर 10 चला जाएगा, 100 मतलब 10 आ गया आपके पास आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको कह देता हूँ कि ये जो लंबाई है इसकी स्ट्रिंग की वो भी 10 मीटर की है, चलो है ना, इसी कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर की लंबाई है। तो टाइम कितना लगने वाला है भाई, इतनी वेलोसिटी से चल रही है, डिस्टेंस कितना कवर करना है 10 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा 10/10। 1 सेकेंड में ये वेव जो है यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँच जाएगी। क्या बात समझ में आई? मतलब जैसे यहाँ पर आप लूप बनाओगे ना ऐसे, तो ये लूप आपको यहाँ पर दिखेगा उस टाइम पर 1 सेकेंड के बाद। क्या बात समझ में आई? अच्छा, तो ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है आपके पास, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में रहेगा। पर स्ट्रिंग किस में है, बस एट रेस्ट है, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो भी एट रेस्ट ही है, ठीक है। बट अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि जो बस है ये एट रेस्ट पे नहीं है, ये चलने लगी ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि यहाँ पर जो टाइम लगने वाला होगा वेव को वापस ए से बी पहुँचने में वो कितना लगेगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड ही लगेगा। क्योंकि अगर हम अंदर खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, अंदर, जब हम वेलोसिटी देख रहे हैं किसकी, स्ट्रिंग की, है ना, विद रेस्पेक्ट टू बस, जब हम ऐसे देख रहे हैं तो कितना है, उसको चलना है 10 मीटर। और वेलोसिटी कितनी है भाई, अपन ये लिखते हैं जब वेलोसिटी अगर मैं अंदर जाके बैठ गया तो मतलब मैंने बस को रेस्ट पर मान लिया, यही तो करा ना मैंने। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग कितनी है जो मुझे दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है 10 मीटर पर सेकेंड, यही तो है 10 मीटर पर सेकेंड। और मेरे हिसाब से चलना भी कितना है उसको अंदर 10 मीटर, क्योंकि मुझे पता है मैं भी बस के साथ मूव कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है ये वेव बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, 10 मीटर को कवर करना है। और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 10 है, तो 10/10, तो अभी भी इसको 1 सेकेंड ही लगेगा। बट अगर मैं आपको ये पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे बताओ, तो आप कैसे लिखोगे। हमें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वेव, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग नहीं, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे बताओ, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग मुझे पता है कितनी है, वो 10 है, वो तो मैंने निकाला है इस फॉर्मूले से, ठीक है। अच्छा, इसको आप खोल दो तो कितना आ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 10 आ गया। बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ वेव ये तो अपने को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी है भाई, अगर बस आगे 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो ये स्ट्रिंग भी आगे 20 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, तो -20 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से आपको पता जाएगी वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई? कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर तो क्या था कि आपके पास जो टेंशन थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। क्या थी, क्योंकि हम लिखते हैं V इक्वल्स टू T/μ। यहाँ पर जो T था आपके पास वो क्या था, कांस्टेंट था इस केसेस के अंदर, है ना, मैं आपको बता दिया था कांस्टेंट है वो 10 न्यूटन, ठीक है। बट क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो मान लो कोई आपके पास सीलिंग है ऐसी, है ना, कोई ऐसी आपके पास सीलिंग है और यहाँ पर नीचे एक ऐसी वायर लटका हुआ है, ये इसका मास मैं बोल देता हूँ m है, इसकी लेंथ l है। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें कोई वेव जाती है तो वो कैसे होगी। अगर मैं बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट की बात करता हूँ, एक यहाँ की बात करता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ की बात करता हूँ, ठीक। अगर मैं इसको पॉइंट को बोलता हूँ A पॉइंट, इस पॉइंट को बोलता हूँ B पॉइंट, तो मुझे निकाल सकते हो T एट A कितना होगा आपके पास। आप बोलोगे सर पूरा का पूरा वेट A ही तो झेल रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं अगर इसका पूरा मास m है तो mg होगा। अच्छा, T एट B कितना होगा, आप बोलोगे सर इसके पास नीचे तो कोई वेट है ही नहीं झेलने के लिए, तो ये तो फ्री है, तो T भी कितना है, वो तो 0 है, ऑब्वियस ही बात है ना, इतना ही है। अच्छा, अब देखो अगर मैं T एट A निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, T एट A, तो मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, mg तो आ ही गया, मैं निकाल रहा हूँ V एट A, वेलोसिटी ऑफ वेव एट पॉइंट A निकालना चाहूँ। देखो वेरी कर रही ना, 0 से mg तक पहुँच गई, B से A जाने पर जो टेंशन है आपकी वो 0 से mg तक चली गई, मतलब वेरी कर रही है, वेरी कर रही है। तो वेलोसिटी एट A अगर निकालना चाहूँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वेव की वेलोसिटी, तो कितनी लिखूंगा, टी ए मतलब mg अपॉन m/l, ये लिखूंगा, ये m से m कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा GL। क्या बात समझ में, कितना आ जाएगा, GL का अंडर रूट, ठीक है। बट ये तो हो गया यहाँ पर जब वेव पहुँच जाएगी उसकी वेलोसिटी। मैं मानता हूँ कि किसी भी डिस्टेंस में मुझे निकालना हो, मान लो ये P पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस ऊपर है, कितना डिस्टेंस ऊपर है,
एक्स डिस्टेंस। तो अगर मैं इस पे टेंशन निकालना चाहूँ, भाई मुझे टी पी निकालना पड़ेगा, अगर मुझे वी पी निकालना है तो मुझे टी पी अपॉन क्या निकालना पड़ेगा, म्यू निकालना पड़ेगा। तो टी पी कैसे निकलेगा, इसका जितना वेट है वही क्या है, इसकी टेंशन है। यही तो बात है ना भाई, नीचे कितना वेट लटक रहा है उस पर। तो अगर ये एक्स है और अपने को पता है ये म्यू होता है एम बाई एल, कितना होता है एम बाई एल। तो अगर मैं एक्स लेंथ की बात कर रहा हूँ तो मास कितना हो जाएगा इसका, एम बाई एल इंटू एक्स। इस स्ट्रिंग का मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू एक्स, इतना हो जाएगा। बात समझ में आई। तो टोटल अब वेट कितना हो जाएगा आपके पास, वेट हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। क्या बात समझ में आ रही है, एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये हो गया आपका इस वाले का मास। तो टीपी कितना हो गया आपके पास, एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, या इसको अपन लिख सकते हैं म्यू एक्स जी। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, अब v एट p निकालो, कितना आएगा, वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी एट पॉइंट p, टी पी बाय म्यू, कितना आ जाएगा ये, म्यू एक्स जी अपॉन म्यू। तो ये म्यू से म्यू कट गया, आपके पास वेलोसिटी एट पॉइंट p आई कितनी, x इंटू जी। तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, x इंटू जी, और जो x है जो नीचे से हम नाप रहे हैं। क्या बात समझ में आई। इसको आप थोड़ा सा और ओपन कर सकते हो, आप लिख सकते हो वी पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जी इंटू एक्स, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ वी पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी बाई 2 इंटू एक्स। कुछ गलत करा क्या मैंने, नहीं, अभी भी सही लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं वी पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी बाई 2 इंटू एक्स। वी बी का स्क्वायर कितना है, वी बी का स्क्वायर तो ज़ीरो ही है, कितना है, क्योंकि टी एट बी क्या है, ज़ीरो है। तो वी बी क्या है, टी बी बाय म्यू। टी बी अगर ज़ीरो है तो वी बी भी क्या है, ज़ीरो है। तो क्या वी बी एट ज़ीरो लिखने से मुझे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। ये कैसे लिखी हुई, ये लिखी हुई है आपके पास v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन टाइप लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये क्या है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर, वैसे ही तो लिखा हुआ है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये आपका एक्सेलरेशन और ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास g/2, कितना आ गया g/2। अब पॉजिटिव है मतलब ऊपर की डायरेक्शन में है, किसी डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है। क्या बात समझ में आ रही है। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया कितना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g/2। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। अब क्या है, अब आपको निकालना है टाइम, कि बताओ ये वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचेगी, यही तो हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दो। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, देखो हमको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एल है। तो एल आपका एस हो गया, यही तो हुआ। तो एल इज इक्वल्स टू, सबसे इनिशियल पॉइंट कितना है, इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर तो वेलोसिटी ज़ीरो है, तो वी बी इंटू टी है ना, प्लस हाफ इंटू g/2 इंटू टी का स्क्वायर, यही तो निकालूंगा। अच्छा, वी बी ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गया, आपके पास आ गया एल इज इक्वल्स टू g/4 इंटू टी का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 4 इंटू एल अपॉन जी का अंडर रूट। क्या बात समझ में आई। तो नीचे से जाने में, नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, अंडर रूट ऑफ 4l/g। क्या बात समझ में आती है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। अब दूसरे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा एक स्ट्रिंग है जिसको ऊपर से आपने ऐसे भेज दिया, मान लो GL से भेज दिया आपने इस बार, तो आपको वो बोल रहा है कि नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी मैंने दे दी है। पिछली बार अपने वाले केस में, जो पहले वाला केस था, उसके अंदर यहाँ पर ये ज़ीरो वेलोसिटी थी, बट इस बार आपको बोला जा रहा है कि GL आपने दी है खुद से। क्या दी है, GL खुद से दी है। क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज होगा, नहीं, एक्सेलरेशन कितना आता था, एक्सेलरेशन g/2 ही आएगा, क्योंकि अब जो टेंशन आती है वो तो म्यू एक्स जी आती है। इस पॉइंट पे डिपेंड करती है क्या, नहीं डिपेंड करती। तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वेव की वेलोसिटी एक्स इंटू जी आएगी, यही आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर जब इक्वेशन ऑफ मोशन आप पुट कर रहे होंगे तब वहाँ पर आप यू क्या लिखोगे, वी एट बी, या इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखोगे, अंडर रूट ऑफ
GL लिखोगे। बात समझ में आ रही है? 0 की जगह अंडर रूट ऑफ GL लिखोगे। तो यहाँ पर और कोई भी आपको इक्वेशंस दे सकते हैं वो लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, अब हम बात करते हैं वेव रिफ्लेक्शन की, है ना। तो इसमें दो केसेस होंगे कि वेव या तो फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखो कैसे करेंगे। मान लो आपके पास ऐसी स्ट्रिंग है ये, है ना, और यहाँ पर ये ऐसे, ये आपकी दीवार है यहाँ पर ऐसे, और आपने यहाँ से इसको बाइंड कर रखा है इस पॉइंट को। अब ये हिल नहीं सकता यहाँ से, ये फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है और ये आपकी स्ट्रिंग है। अब यहाँ से आपने क्या करा, वेव को फेंकना स्टार्ट करा इधर से, यहाँ से। तो मान लो आपकी वेव ऐसी गई, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ये फिक्स्ड पॉइंट है तो ये याद रखना बस। मैं बोल देता हूँ वेव आपकी ऐसी गई, यूँ ऐसे जाती है, आप ऐसे करते हो ना, यूँ करते हो तो ऐसे जाती है ना वेव सामने की तरफ, यूँ, तो ऐसी गई। जब ये फिक्स्ड होता है ना, जब ये फिक्स्ड होता है तो यहाँ से जब वापस वेव आएगी पीछे घूम के, है ना, तो वो कुछ ऐसी आएगी, यूँ ऐसे, इस टाइप से। मतलब क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गई, इन्वर्टेड, या हम बोल सकते हैं पाई का फेस चेंज आ गया इसमें। किसका चेंज आ गया, पाई का। क्या बात समझ में आ रही? फिक्स्ड एंड पर अब जब कोई वेव को भेजते हो तो वो इन्वर्ट होकर पीछे की तरफ वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है। ये कौन सी आपकी ओरिजिनल, ये कौन सी आपकी रिफ्लेक्टेड। क्या बात समझ में आ रही? ये किसको कौन सा केस है, फिक्स्ड वाला। और इन्वर्ट हो रही तो हम बोल सकते हैं पाई फेस चेंज है। और अगर फ्री एंड है, फ्री एंड है मतलब जैसे ये आपके पास एक ऐसी, मान लो ऐसे रॉड है आपके पास, और यहाँ से आपने एक ऐसा हुक ऐसे लगा रखा है, और यहाँ से आपके पास ये है ना, ये ऐसा, ये अब ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये फ्री है यहाँ पर, है ना, मतलब ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ये सब कर सकता है, ये फ्री है, ये घूमने के लिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये फ्री एंड हो गया आपका। क्या हो गया ये, फ्री एंड। और ये आपकी स्ट्रिंग है। अब देखो ये फ्री एंड है, तो होगा क्या, जब आप वेलोसिटी से फेंकोगे ना उसको ऐसे, यूं ऐसे, वेव को आप ऐसे फेंकोगे तो जब वापस घूम के आएगी तब ये ऐसी आएगी, यूं वापस उसी डायरेक्शन में घूम के आएगी। किस डायरेक्शन में, उसमें, इन्वर्टेड नहीं, मतलब नॉट इन्वर्टेड। कौन से वाले में, फ्री एंड वाले के अंदर, मतलब नो फेज चेंज। क्या बात समझ में आ रही है, नो फेज चेंज। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं आराम से, बड़े आराम से। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम बात करते हैं पावर की। किसकी बात करते हैं, पावर की, कि एनर्जी कितनी ट्रांसमिट होती है एक वेव के अंदर, है ना। तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका आपको सिंपल फॉर्मूला ही याद रखना है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं, है ना। अगर आप पावर का फॉर्मूला निकालते हो ना किसी भी वेव के अंदर तो वैसे आता ही, टी जो कि टेंशन है, ए स्क्वायर ओमेगा के इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये आपकी इक्वेशन आती है क्या, पावर की। क्या है ये, पावर, जहाँ पे टी क्या है, टेंशन है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या है, वेव नंबर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, तो आता ही है। बात समझ में आई? अगर मैं पावर मैक्स की बात करूँ तो कितनी आ जाएगी, इसको आप क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, तो पावर मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, टी ए स्क्वायर ओमेगा इंटू के, ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से आप टी की वैल्यू रख दो। किसकी वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू आप रख सकते हो वी स्क्वायर इंटू म्यू। बात समझ में आती है क्या, कैसे लिखा मैंने, मी स्क्वायर उसको इंटू म्यू, ऐसे लिखते हैं, इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू के, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर वी स्क्वायर म्यू इंटू ओमेगा इंटू के, कितना होता है आपके पास, अगर मैं के लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ओमेगा अपॉन वी। क्या बात समझ में आती है क्या, ओमेगा अपॉन वी, क्योंकि मैं वी क्या लिखता हूँ, ओमेगा बाय के लिखता हूँ, तो वैसे ही मैं के को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा बाय वी। क्या बात समझ में आई? तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक वी से एक वी कट गया, क्या है ये, वेव वेलोसिटी इंटू वी इंटू म्यू, ये हो गया। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम ओवी का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू आपका मास पर यूनिट लेंथ। क्या बात समझ में आई? तो आपकी जो पावर मैक्सिमम निकल कर आया, पावर मैक्सिमम वो कितना है, वीपी मैक्स, पार्टिकल की वेलोसिटी का मैक्सिमम इंटू वेलोसिटी वेव की इंटू म्यू। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं पावर एवरेज निकालना चाहूँ, पावर क्या निकालना चाहूँ, एवरेज, तो यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। पावर का फॉर्मूला आपके पास ये है जनरल,
अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, हाफ होता है। कितना होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, हाफ ही तो चेंज हुआ बस, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, हाफ इंटू वी पी मैक्स का होल स्क्वायर इंटू वी ओमेगा प्लस ओमेगा नहीं मतलब वे वेलोसिटी इंटू म्यू इंटू म्यू। क्या बात समझ में आ रही, तो ये पावर एवरेज हो गया। क्या चीज़ समझ में आ रही, तो ये पावर का थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, आपको याद ही करना है और कुछ आपसे इसमें पूछा नहीं जाएगा। अगर कुछ आया इसमें से, है ना, जो कि बहुत ही लेस चांसेस हैं, तो हम ये सीधा अप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं सुपर पोजिशन की। किसकी बात करते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, जिससे स्टैंडिंग वेव्स बनती है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। क्या बात समझ में आ रही है। सुपर पोजिशन क्या होता है, देखो जैसे दो वेव्स हैं आपके पास, एक ये वेव है और वापस दूसरी वेव है, ये एक ही स्ट्रिंग है, इसके अंदर दो वेव्स है, एक वेव ऐसे जा रही है, एक वेव ऐसे जा रही है। क्या बात समझ में आ रही है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएंगे यूं, उसके बाद ये फिर यूं ऐसे ऐसे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं बोलता हूँ ये ए वाली वेव है, ये बी वाली वेव है, तो थोड़ी देर बाद ये ए प्लस बी हो जाएगा, है ना, साथ में सुपर इम्पोज करेंगे, फिर ये ए आगे निकल जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा और ये बी यहाँ पर निकल जाएगा। मतलब ये बी अभी भी ऐसे जा रहा है और ये अभी भी ऐसे ही जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बीच में ये दोनों वेव्स जब मिली, जब क्या हुआ, सुपर पोजिशन हुआ। कितने, क्या हुआ, सुपर पोजिशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो दोनों की वजह से अफेक्टेड होगा। मतलब ये वेव जो है ये कितना उसको एम्पलीट्यूड दे रही है और ये वेव जो है ये उसको कितना एम्पलीट्यूड दे रही है, दोनों का एम्पलीट्यूड मिला करके आएगा इसका जो नेट आएगा पार्टिकल का वो आएगा। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो y1 है वो है a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और जो y2 है वो है मेरे पास a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हम क्या देते हैं, तो यहाँ से जब y नेट निकालोगे ना वो कितना आएगा, y1 प्लस y2, कितना आएगा, y1 प्लस y2। उसको आप लिख सकते हो या तो a1 साइन ओमेगा टी तो लिख ही सकते हैं अपन, प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तो लिखते ही हैं। इसको आप लिख सकते हो सीधा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या बात समझ में आ रही है। यहाँ से जो a की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपने SHM में पढ़ा हुआ है, वही इक्वेशन है सीधी, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, यहाँ पर फेस डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस। अगर यहाँ पर ये होता ओमेगा टी प्लस थीटा 1 और ये होता ओमेगा टी प्लस थीटा 2, तो आप क्या लिखते, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये आपका यहाँ पर थीटा पुट करके, क्योंकि इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या होता है, थीटा होता है। इस केस के अंदर ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, उसलिए थीटा निकल कर आ रहा है। बट एक्चुअली में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ऐसी कोई टर्म गिवन है, तो आपको दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन वाले को, इस साइन के एंगल को उस साइन के एंगल से सब्ट्रैक्ट कर दो और जो भी आपके पास आंसर आएगा वो वहाँ पर कॉस के साथ लगाना है। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ए होगा ना आपका, इसका जो ए होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर मैं बोलूँ तो उसकी लिमिट ऐसी हो सकती है आपकी a1 कितनी, a1 माइनस a2 का मैग्नीट्यूड और a1 प्लस a2 इतनी हो सकती है। मैक्सिमम कितना होगा, a1 प्लस a2 दोनों ऐड हो जाएं या फिर a1 माइनस a2 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएं। क्या बात समझ में आई। तो ये आपका मैक्सिमम हो गया और ये आपका मिनिमम हो गया। अगर मान लो दोनों ए सेम ही हैं, ठीक है, दोनों ए सेम, मतलब a1 और a2 दोनों सेम है, मान लेता हूँ a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a नॉट में मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये a1 माइनस a2 मतलब a नॉट माइनस a नॉट, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2a नॉट। क्या बात समझ में आई। ऐसे ये हो जाएगा। कौन सा वाला केस है ये, ऐसा वाला। अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो मतलब ऐसा है ये यूँ, और एक वेव नीचे से आ रही है, यहाँ पर जब यहाँ पर आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, यूँ हो जाएगा ऐसा। भाई ये वाली a मान लो तो ये वाली a है अभी भी, और ये b है तो ये b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई ये एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक प्लस a एक माइनस a, तो नेट कितना होगा 0। तो यहाँ पर जो आपको इस पॉइंट पर स्ट्रिंग दिखेगी वो कैसी दिखेगी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी दिखेगी, पर थोड़ी टाइम बाद वापस ये ऐसे, b यहाँ पर चला गया, a यहाँ पर चला गया। क्या बात समझ में आ रही है। दोनों का जो मोशन है ना, दोनों वेव्स का, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, बट क्योंकि हम जैसे देख ही पा रहे हैं यहाँ पर सुपर इम्पोज हुए फिर वापस ये अलग अलग हो गए। तो जैसे ए जा रहा था ओरिजिनली बिल्कुल वैसे ही वो निकल जाएगा और बी भी बिल्कुल वैसे ही निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने फाई लिखा है ना, ये जो फाई लिखा है इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लिखते हो 10 फाई इज इक्वल्स टू a2
A2 साइन थीटा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस थीटा। तो ये आपके पास फाई की वैल्यू आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हो और आप सीधा आंसर ऐसे लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं सुपर पोजिशन की। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा वो स्टैंडिंग वेव्स की, अपन क्या लेते हैं, थोड़ी फील लेते हैं। अगर मैं स्टैंडिंग वेव्स की बात करता हूँ तो इन वेव्स से बनती है स्टैंडिंग वेव्स। तो मैं जो पहली इक्वेशन लूँगा ना वो क्या लूँगा, पहली इक्वेशन क्या लूँगा, y1 को मैं लेता हूँ ए साइन ओमेगा टी। ये यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं स्टैंडिंग वेव्स, है ना। और y2 में लेता हूँ, ये दो ही वेव्स हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर जो आपके पास कंडीशन होती है वो क्या होता है, एक तो आपका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों वेव्स का जिसको आप सुपर इम्पोज कर रहे हो। स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती है, सुपर इम्पोजिशन से ही बनती है। सवाल सुपर इम्पोजिशन के अंदर जो दो वेव्स हैं, यहाँ पर दो वेव्स ली थी ना अपन ने, उसके अंदर जो आपका मैग्नीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। और आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। देखो ओमेगा ओमेगा यहाँ पर है, ठीक है, और ए यहाँ पर है। तो ये क्या बनाएगी, दोनों स्टैंडिंग वेव्स बनाएगी। ठीक है, तो सुपर इम्पोज ही तो करना है, सुपर इम्पोज कर दो। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ऐसे ही सुपर इम्पोज करते हैं। तो देख लो क्या आ जाएगा, ये a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी, आपका ये प्लस है ना इधर, ये प्लस के एक्स। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ये किस में जा रही होगी, पॉजिटिव में जा रही होगी, मतलब ऐसे, और ये कहाँ जा रही होगी, क्योंकि सेम साइन है इसलिए नेगेटिव में जा रही होगी। तो दोनों ऐसे जा रही है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो इनको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2a कॉस के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी। तो इस इक्वेशन का जो आपके पास नेट आया वो कितना आया, ये आप मैथ से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 2a कॉस के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो देखो जो नेट आया आपके पास आया, नेट वाई, वो भी साइन ओमेगा टी के टर्म्स में है, मतलब उसकी वेव भी कैसी होगी, वो ऐसी ही होगी। क्या बात समझ में आ रही है। पर यहाँ पे 2a कॉस के एक्स आया, जो ये पूरा क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड है स्टैंडिंग वेव का, क्या है ये, एम्पलीट्यूड। और देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूँ, तो अगर मुझे ये निकालना हो कि एम्पलीट्यूड कहाँ कहाँ ज़ीरो है, जिसको मैं बोलता हूँ नोड्स, क्या कहता हूँ, नोड्स, जहाँ पर भी स्टैंडिंग वेव्स के अंदर एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स कहते हैं। अब एम्पलीट्यूड को मुझे ज़ीरो करना है, क्या करना है, एम्पलीट्यूड को ज़ीरो करना है। तो एम्पलीट्यूड कितना है, 2a कॉस के एक्स, कितना है, 2a कॉस के एक्स, इतना, इसको मुझे ज़ीरो करना है। तो ये 2a से 2a तो कट जाएगा, ठीक है, मेरे पास वैल्यू आएगी कॉस के एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो कॉस को मुझे ज़ीरो करना है, मतलब के एक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, π/2 मुझे करना पड़ेगा 90 डिग्री, या फिर मुझे करना पड़ेगा 3π/2 ऐसे करके, या 5π/2 ऐसे कर करके मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ x जो है आपका वो π/2k हो गया, या फिर 3π/2k हो गया, या फिर ऐसे 5π/2k हो गया। यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, π/2 इंटू 2π/λ, यही तो हम लिखते हैं k की वैल्यू 2π/λ। तो लैम्डा ऊपर चल जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा λ/4, 2 इंटू 2 4। ठीक है, इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, बाकी सब कुछ तो सेम है, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3λ/4, यहाँ पर 5λ/4। तो ये पोजीशंस जो आ रही है ये कौन सी हैं, ये नोड्स की पोजीशन है जहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, ज़ीरो है। हमने क्या निकाला, ऐसे एक्स निकालें जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, वो क्या बोलते हैं, उसको नोड्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब अगर एंटी नोड्स की मैं बात करता हूँ, एंटी नोड्स, नोड्स की बात कर ली, एंटी नोड्स की बात करते हैं। एंटी नोड्स के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है आपका वो मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से अब क्या करना है आपको, 2a कॉस के एक्स को क्या करना है आपको, मैक्सिमम
करना है। मैक्सिमम करने के लिए कॉस के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, तो इस केस में के एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, या तो आप 0 रख दो, कॉस 0 क्या होता है, वो भी 1 होता है, फिर आप रख दो पाई, या आप रख दो 2 पाई, ऐसे करके आप रख सकते हो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 अपॉन के, पाई अपॉन के, 2 पाई अपॉन के, ऐसे करके आ जाएगी। यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पाई अपॉन के, मतलब पाई अपॉन 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा बाई 2। अब इसके बाद पाई बाई के तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा बाई 2 से क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2 लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, यही होगा ना, 3 लैम्डा बाई 2। तो ऐसे ये चलता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही, तो ये क्या निकाले मैंने, एंटी नोड्स के पोजीशंस निकाले। क्या निकाले, एंटी नोड्स के पोजीशंस। ठीक है। अच्छा, तो आपकी जो स्टैंडिंग वेव्स बनती है ना, कुछ ऐसी बनती है, यूं इस टाइप से बनती है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये क्या है सब, ये हैं आपके नोड्स। क्या है ये, नोड्स। और ये जो पॉइंट्स है ना, जहाँ पर मैक्सिमम ए है, वो क्या है, एंटी नोड्स। क्या है ये, एंटी नोड्स। क्या बात समझ में आ रही है, क्या है ये, एंटी नोड्स। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना चाहूँ बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू नोड्स, तो एक नोड ये एक नोड ये, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये एक पूरी वेव है तो ये पूरा लैम्डा है, तो ये आधा कितना होगा, लैम्डा बाई 2। बात समझ में आ रही है, वैसे तो लैम्डा बाई 2 है और फिर लैम्डा भी है भाई, एक नोड ये एक नोड ये, तो बीच में लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस है, एक नोड ये एक नोड ये, तो बीच में लैम्डा डिस्टेंस, पर मिनिमम डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। सेम केस एंटी नोड के साथ भी, ये लैम्डा, ये आपका एक एंटी नोड है, ये आपका एक एंटी नोड है, बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। एक आपके एंटी नोड ये, एक एंटी नोड ये, एक एंटी नोड ये, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, ये आपका लैम्डा आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो एंटी नोड्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा, और नोड्स के बीच में भी कितना डिस्टेंस होगा, बीच में लैम्डा बाई 2 होगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपने केस के अंदर, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, x इक्वल्स टू 0 पे क्या आ रहा था, आपका एंटी नोड आ रहा था, क्या आ रहा था, एंटी नोड आ रहा था, तो आपकी जो स्टैंडिंग वेव्स बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, जो आपकी स्टैंडिंग वेव्स बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पर ऐसे, यूँ, क्योंकि हमें पता है कि आपके जब x इक्वल्स टू 0 अपन डालते हैं, जब वहाँ पर एंटी नोड आता है, तो 0 पोजीशन क्या है आपकी, एंटी नोड है, तो उस पर आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। क्या बात समझ में आई, तो आपका ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ये आपका ऐसा हो गया, ये एंटी नोड हो गया, उसके बाद ये नोड हो गया, उसके बाद ये एंटी नोड हो गया, उसके बाद ये नोड हो गया। तो देख रहे हो ये सब कैसे बनते हैं, कॉन्सिक्वेंटली बनते हैं, है ना, एक के बाद एक के बाद एक अल्टरनेटिंग बन रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2, और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अगर ये लैम्डा बाई 2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। क्या बात समझ में आई, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन एक अच्छी से लिख सकते हो, बिटवीन टू नोड्स एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्या बात समझ में आ रही है, दो नोड्स के बीच में, मतलब जैसे ये दो नोड्स हैं, एक नोड ये वाली है, एक नोड ये वाली है, एक नोड ये वाली है, तो इनके बीच में क्या है, एनर्जी कंजर्व्ड है। क्या है, एनर्जी कंजर्व्ड। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा टोटल, 2a होगा, याद है ना, 2a, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड कितना था वेव्स का, a और a था, तो 2a मैक्सिमम हो सकता है, तो 2a होगा। क्या बात समझ में आई। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनेगी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं दो फिक्स्ड एंड बना दूं इसके ऐसे स्ट्रिंग, और मैंने स्ट्रिंग ऐसे लटका रखी है इसकी, यूँ, क्या बात समझ में आ रही है, ये स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ये आपकी दीवार है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने फिक्स कर रखा है इसको, बिल्कुल यहाँ से ऐसे फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हो, ये ए और बी है, ये एंटी नोड होंगे या नोड होंगे। आपको ऑब्वियसली पता चल रहा है सर ए और बी तो हिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, ये फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो ये हमेशा किस पे रहेंगे, ज़मीन पर ही रहेंगे, यहाँ पर ही, है ना, इसी पॉइंट पर रहेंगे, तो ये क्या होंगे, नोड्स होंगे, तो ये तो हमेशा ही नोड्स होंगे, ठीक है। अब इसमें स्टैंडिंग वेव्स कैसे बन सकती है भाई, स्टैंडिंग वेव्स बनती है ऐसे,
किस टाइप से, ऐसे यूँ बनती ना यूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं सिंपल फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ स्टैंडिंग वेव्स, इस टाइप से यूँ। क्या बात समझ में आई? एक ऐसी बना सकते हो, अपने को पता है कि दो नोड्स के बीच में दो नोड्स होती है, उनके बीच में एनर्जी कंजर्व होती, ठीक है। तो मैंने एक ऐसी बना दी, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। एक ही स्टैंडिंग वेव बनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे अगर मान लो ये पूरी लेंथ है l, ठीक है, वेलोसिटी इसकी v, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर इसको यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा दोनों पॉइंट के बीच में, ए बी कितना है वो l है, और ऐसा देखा जाए तो ए बी कितना है वो λ/2 है, क्योंकि दोनों नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? λ/2 होता है। क्या बात समझ में आ रही है? कितना होता है? λ/2 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका जो लैम्डा आया वो कितना आया? 2l आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है अपनी? v इक्वल्स टू होता है f इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी में निकाल सकता हूँ v अपॉन लेमडा, v अपॉन लेमडा में निकाल रहा हूँ तो f कितना आ जाएगा आपके पास? v तो है ही, और लेमडा कितना है? 2l। तो ये जो वैल्यू आई ना आपके पास f की, v अपॉन 2l, ये क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ बन सकता है क्या इसके अंदर? नहीं बन सकता, मतलब इससे कम, है ना। इससे ज़्यादा तो बन ही सकते हैं, इससे कम, ठीक है, यही बन सकते हैं। दो नोड्स के बीच में ऐसा ही बनेगा। ये कौन सी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर सिर्फ ये बात ध्यान देने वाली है कि दो फिक्स्ड एंड्स हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स नोड की तरह काम करेंगे। क्या बात समझ में आई? अब इसमें और एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, जैसे आप मानो इसको मैं F1 बोलता हूँ, है ना, F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं वापस वही चीज़ बनाऊँ, ये दो मैंने एंड्स बना दिए, ठीक है, और यहाँ से मैंने स्ट्रिंग को ऐसे बांध रखा है ऐसे करके। अब इसमें कैसे बनेंगे? ऐसे बना सकता हूँ, यूँ बना सकता हूँ, दो बना सकता हूँ इस बार, इस टाइप से। पर ए और बी पॉइंट तो क्या रहेंगे? वो अभी भी नोड्स ही रहेंगे। क्या रहेंगे? नोड्स ही रहेंगे। एक बीच में नोड और आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये मान लो कि लेमडा है, ये एल है, और ये इतना क्या होगा? एल इक्वल्स टू लेमडा होगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये लेमडा है, तो एल इक्वल्स टू लेमडा हो गया। यहाँ से हम निकालोगे तो v इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी तो अभी भी इतनी है, v इज इक्वल्स टू कितना आएगा? f इंटू लेमडा आएगा। तो आप लिख सकते हो f इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? v अपॉन लेमडा या v अपॉन एल। तो देखो मैं बोलता हूँ f2 जो आई मेरे पास वो आई v अपॉन एल। अगर मैं इसको f1 के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? v अपॉन 2l है ना ये, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू वी अपॉन 2l। कोई गड़बड़ है क्या? ये क्या है? f1 है, तो 2 इंटू f1, तो ये 2 लग गया ना आगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? सेकेंड हार्मोनिक। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 उसके आगे लग चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो थी उसके आगे अगर कोई वैल्यू लगी हुई है 2, मैंने इसलिए इसको आपको बताया अच्छे से, v/l लिखा आपने, उसको 2v/2l लिखा। v/2l क्या होता है? f1, यहाँ से अपने पास आया था, तो 2 इंटू f1 मतलब सेकेंड हार्मोनिक। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर कितने थे? ये एक ही था भाई, पूरा एक लूप एक था। यहाँ पर कितने लूप हैं? 2 लूप है, तो कितने ज़्यादा आ गए? एक ज़्यादा आ गया, मतलब फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन है ना, ओवर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, तो एक ज़्यादा आ गया। इस केस से फंडामेंटल से एक ज़्यादा है, तो इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बात समझ में आई? ओवरटोन का मतलब होता है पूरा ही है ना, एक ज़्यादा आ गया ना, उसलिए फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। अब 3 की बात कर लो। अगर मैं 3 की बात करता हूँ यहाँ पर ऐसे, तो 3 कैसे बनाऊँगा? इस टाइप से, ये स्ट्रिंग है आपकी, तो ऐसे यूँ ऐसे बनेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? आपका ये पूरा लेंथ l है, और ये लेंथ कितनी होगी भाई? ये पूरा लेमडा, ये λ/2, तो 3 λ/2 है ये टोटल। हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा। ये क्या जाएगा? f इंटू लेमडा कितना है? लेमडा है आपके पास 2l/3, यही है क्या? देखो 3 λ/2 इज इक्वल्स टू l है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? लेमडा 2l/3 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी फ्रीक्वेंसी की, f3 बोल देता हूँ उसको मैं। क्या आएगी ये? 3v/2l। तो ये देखो, ये v/2l क्या है? ये f1 है, तो 3f1, तो ये थर्ड आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए थर्ड हार्मोनिक। क्या है ये? थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटोन कैसे निकालेंगे? ओवरटोन अपने पास कितना था? ये एक ही था बस, कितने एक्स्ट्रा आ गए? 2 एक्स्ट्रा आ गए, ये वाले 2 एक्स्ट्रा आ गए, उसलिए हम बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन।
क्या कहेंगे, सेकेंड ओवर टोन। जितने एक्स्ट्रा आ गए उसको क्या बोलते हैं हम, ओवर टोन। बात समझ में आ रही है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, ये बात तो हो गई, आप ऐसे करते रहते हो आप, है ना, आगे कितनी बनाते जाओ आपके पास फ्रीक्वेंसीज निकलती जाएगी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके निकलती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि स्ट्रिंग विथ वन फिक्स्ड एंड, मतलब मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक मेरे पास दीवार है, ठीक है, ऐसी एक दीवार है, यहाँ से तो मैंने इसको बाउंड कर रखा है, ए पॉइंट तो बाउंड है, मतलब वो नोड होगा, और बाकी जो स्ट्रिंग है आपकी वो ऐसे फ्री है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स बनानी है। ठीक है, ये बाउंड है, मतलब ये तो 100% क्या होगा, नोड, और जो बाउंड नहीं होता ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, 100% एंटी नोड होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या होगा ये, एंटी नोड। क्या चीज़ समझ में आ रही है, जब भी जो भी एंड बाउंड नहीं है उसको आपको हमेशा क्या लेना है, एंटी नोड लेना है। क्या बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर अगर मैं इसका वापस वैसे बनाऊँ डायग्राम, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग मतलब ये वॉल है, और यहाँ से ऐसे ये बाउंडेड था, ये आपका ए पॉइंट जो ये फिक्स्ड है। ठीक है, ए पॉइंट आपका फिक्स्ड है, तो कैसा बनेगा, सबसे पहले ऐसा बनना चाहिए, यूं, कैसा बनेगा, ऐसा। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है जो फ्री है उस पर क्या बनाना है, एंटी नोड बनाना है। क्या बात समझ में आई। तो नोड के बाद क्या आता है, ये नोड है ना भाई, आपका जो ए पॉइंट है वो फिक्स है, तो ये नोड है, नोड के बाद क्या आता है, हमेशा एंटी नोड आता है, तो सबसे पहले आप ऐसा बना दोगे। क्या बात समझ में आई। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना था, ये आपके पास डिस्टेंस एल था, तो आप बोल सकते हो λ/4 इज इक्वल्स टू एल, यही बोलोगे। भाई ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये λ/2 होता पूरा, तो उसका भी आधा का अपन ने कर दिया, आधा कर दिया तो λ/4। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4L। लैम्डा कितना होता है आपके पास, वो होता है V/F इज इक्वल्स टू 4L। यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी F1 इज इक्वल्स टू, आपके पास आ गया V/4L। क्या बात समझ में, ये आपकी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो सबसे पहले बनती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आ रही है, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक भी। ठीक है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। इस भी केस में भी ऐसा ही है। देखो यहाँ पर ये जो है ना आपका, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो सेकंड हार्मोनिक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है, ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक होगा। नेक्स्ट कैसा बनेगा, नेक्स्ट ऐसा बनेगा, आपको बस ये याद रखना है कि लास्ट वाला एंड है वो क्या होगा, वो आपका फ्री एंड होगा, मतलब एंटी नोड होगा, तो वो ऐसा बनेगा यूं, क्योंकि इसको लास्ट वाला जो फ्री एंड है ना, इसको हमेशा आपको एंटी नोड ही रखना है। ठीक है, क्योंकि वो नोड नहीं बन सकता। नोड का बनता जब वो वायर से फिक्स्ड होता, जब वो किसी वॉल से फिक्स्ड होता। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर ये λ/2 है और ये λ/4 है, कितना है, λ/2 प्लस λ/4, इतना ही तो है, यही है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये कितना आ जाएगा, 3 λ/4 आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ये किसके बराबर है, एल के बराबर है। लैम्डा कितना आ गया आपके पास, 4L/3 आ गया। यहाँ से आप लिख सकते हो आपका जो लैम्डा होता है वो कितना होता है, V/F होता है, मतलब F इक्वल्स टू V/λ। यहाँ से आप लिख सकते हो V, या तो V/λ कितना है, लैम्डा है 4L/3, तो 3 ये आ गया। यहाँ से आप लिख सकते हो 3 इंटू V/4L। अच्छा, अब सोच के देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये F1 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू F1। तो देखो अब क्या लिखा अपन ने, 3 इंटू F1 लिखा, तो ये 3 लगाया ना आपने, तो उसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। बड़ा सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है, बात समझ में आ रही है, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशंस हो गई। आपको मैंने बस ये बताया कि हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जो आगे नंबर लिखा हुआ है वही आपका हार्मोनिक होता है। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, फर्स्ट हार्मोनिक आया था, फिर सेकेंड वाला नहीं आया, फिर थर्ड वाला सीधा आ गया, फर्स्ट आया फिर थर्ड आया। जो अपना दोनों एंड में था, जो दोनों एंड में इस वाले केस के अंदर स्ट्रिंग एट दो, मतलब दोनों एंड्स, मतलब दोनों एंड्स में आपका जो एंड था वो फिक्स्ड है, उसके अंदर फर्स्ट भी आ रहा था, सेकंड भी आ रहा था, थर्ड भी आ रहा था, सारे के सारे आ रहे थे, सारे हार्मोनिक्स आ रहे थे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट आ रहा है, फिर सेकंड नहीं आ रहा, फिर थर्ड आ रहा है ना, फिर ऐसी फोर्थ नहीं आएगा, फिर फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, ओवरटोन की बात कर लेते हैं। ओवरटोन क्या होता है, देखो
कितना हो गया, मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कितना लूप ज़्यादा आ गया, कितना लूप ज़्यादा आया। तो यहाँ पर कोई लूप था क्या, नहीं था, यहाँ पर तो जीरो लूप थे। यहाँ पर कितना आ गया, एक ज़्यादा आ गया, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। क्या बात समझ आई। नेक्स्ट कैसा बनेगा, नेक्स्ट ऐसा बनेगा, यूं। तो ये तो आपके पास पहले से ही था, कितने एक्स्ट्रा आ गए, 2, तो आप बोलोगे सेकेंड ओवरटोन। तो यहां पर ओवरटोन तो सारे मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके मिलते जाएंगे, ठीक है। पर हार्मोनिक फर्स्ट मिलेगा, फिर थर्ड मिलेगा, फिर फिफ्थ मिलेगा, ऐसे करके मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा जो वेव्स का, स्ट्रिंग वेव्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमको डिस्कस करना होगा साउंड वेव्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं उस वीडियो के अंदर।